नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है मजबूरी। अरे कमजली, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? जाने कौन से कलम से नसीब लिखा कर आई थी मैं, जो मेरे घर में यह कल मुही आ गई। कितने सपने थे मेरे बेटे की शादी को लेकर, सारा नाश कर दिया इसने। कर फूट गए मेरे। जाने कौन से घर में इसके भाई बाप की नज़र मेरे बेटे के ऊपर पड़ी। निर्मला जी चीखते हुए लगातार चिल्ला चिल्ला कर अपनी बहू जमुना को गालियां दिए जा रही थी। बेचारी जमुना अपने कमरे में बैठी लगातार आंसू बहा रही थी। उसकी शादी को 2 साल हो गए थे। 2 साल से वो अपने लिए अपनी सास के मुंह से यही बातें सुनते आ रही थी। बेचारी जमुना अपनी और पूरी कोशिश करती कि वह पूरा घर संभाल ले, सब कुछ इतना तरीके से करे कि निर्मला जी को कभी उससे कुछ कहने की नौबत नहीं हो। वो कोशिश करती आए, लेकिन निर्मला जी के बेटे की शादी के जिन परिस्थितियों में हुई थी, उसको लेकर जो चिढ़ थी वह जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारा गुस्सा वह बेचारी जमुना पे ही निकालती थी। असल में निर्मला जी के बेटे विनोद की शादी घर पकड़ वाली शादी थी। बहुत पहले गांव में ऐसी शादियां बहुत ही होती थी, जिससे अगर लड़का पसंद आ गए तो किसी की शादी में भी पकड़कर उसी मंडप के नीचे शादी करा दी जाती थी। ऐसे ही कुछ जमुना जी और विनोद की शादी हुई थी, और वही चिढ़कर लेकर निर्मला जी जमुना को हजार बातें सुनाती रहती। जमुना को विनीत को पापा सुरेश जी अपनी बहू के रूप में अपना चुके थे। विनोद खैर जमुना की मासूमियत देखकर भी सब कुछ भूल बैठा था, लेकिन एक निर्मला जी थी जिसके सपने बड़े हजार थे, जिसके वो आए दिन जमुना पे अत्याचार करती रहती थी। बहुत बार सुरेश जी और विनोद जी भी निर्मला जी को समझाने की कोशिश भी की। विनोद ने कई बार कहा, माँ जो कुछ भी हुआ उसमें जमुना की कोई गलती नहीं है, वह बेचारी तो सबके बीच में पिस रही है। अब वह मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है, उसे तकलीफ देकर क्या फायदा है? तुम्हारी चिढ़ उसके मायके वाले से है तो तुम उसको से अपनी दुश्मनी रखो ना, माना किसने किया है, लेकिन यह दुश्मनी जमुना के साथ मत करो। देखो बेटा, तुम पत्नी वाले बन सकते हो, लेकिन मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। तुम जाओ उसकी गोद में बैठो, मुझसे उम्मीद मत रखो, और वो ससुराल में खुश रहेगी तो उसके घर वालों को क्या ही फर्क पड़ेगा। निर्मला जी की बातें सुन सुरेश जी ने भी कई बार कहा, अरे जाने दो ना जाने हो गया सो हो गया, ऐसा ही होता रहता है ना। आए दिन ऐसी कितनी शादियां सुनी है तुमने। अगर सब लोग अपनी बहू के साथ ऐसा ही करने लगेंगे तो बेचारी बहू का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो छोड़ ना, क्यों बेचारी को तंग करती हो? हाँ, बड़ा तरस आ रहा है बेचारी पे, और बेचारी के घर वालों ने जो गुंडई दिखाई है वो भूल गए हो तुम। देखो निर्मला, भूला ना तो मैं भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन उसका गुस्सा तुम उस बच्ची पे मत निकालो। देखो जी, इज्जत से चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे आकर समझाने की किसी को जरूरत नहीं है। तुम बहू वाले बनो, तुम अपनी बहू को लेकर रहो। वह पत्नी वाला बना है, वो अपनी पत्नी को लेकर चाटे। मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है। निर्मला जी किसी के समझने को तैयार ही नहीं थी, और बेचारी जमुना, उसकी तो हिम्मत ही नहीं होती कि वह कभी भी सास का सामना भी कर सके। 2 साल हो गए जमुना को इस घर में आए हुए। शुरू शुरू में तो 1 महीने तक निर्मला जी ने जमुना का मुंह भी नहीं देखा था। वो बेचारी डर के मारे उसके सामने भी घूंघट में ही रहती थी। घर वालों के कहने पे, जबरदस्ती पे जब उन्होंने जमुना को देखा भी तो उसको शगुन के तौर पे मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया। हाँ, देती थी तो बस गालियाँ, बदुआएं। बेचारी जमुना की लाचारी थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। दिन पे दिन निर्मला जी का घर में जमुना का रहना भी मुश्किल कर रखा था। विनोद के लाख समझाने पे, सुरेश जी ने लाख समझाने पे भी सुनने को तैयार नहीं होती थी। एक दिन तो निर्मला जी ने हद ही कर दिया। जमुना बहुत ही मन से निर्मला जी की पसंद के दाल के पकौड़े बनाकर लाई थी, और निर्मला जी आगे प्लेट रखते हुए
प्यार से बोली, माँ जी, मैंने आपके लिए दाल के पकौड़े बनाया है। इतना सुनते ही निर्मला जी का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। और खबरदार, कल मुझे तूने मुझे माँ जी कहा तो मैंने तुझे ना अपनी बहू माना है, ना अपनी बहू का अधिकार दिया है, इसलिए आइंदा से कभी मुझे माँ जी मत कहना। कहते हुए पकोड़े की प्लेट उठाकर सीधे जमुना के ऊपर फेंक देती है। बेचारी जमुना की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। कितने मन से पकोड़े बनाकर लाई थी, लेकिन निर्मला जी की तो जाने किस मिट्टी की बनी थी। एक बार बोलना शुरू किया तो बंद ही नहीं होती थी। मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? अपनी मनुष्य शक्ल लेकर जाएगी तू? नहीं, यहाँ से तू मेरे सामने मत आया कर। हजार बार मैंने तुझे मना किया है कि मेरे से दूर दूर रहा कर। तू और तेरे हाथ का बना हुआ कुछ भी खाने का मेरा मन नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे पाप चढ़ गया हो मेरे ऊपर। ना जाने कैसे से कर्म किए थे जो यह मेरे नसीब में लिख गई। क्या पता इसके ही कर्म खराब रहे होंगे, इसकी शादी नहीं हो रही होगी। क्या होगा, कोई कालिज के मायके में उड़ाई होगी गुलछरे। चरित्रहीन औरत है, तितरिया चरित्र दिखाई देगी कहीं पे, तभी तो बदनाम हुई होगी पूरे समाज में। इसलिए तो इसकी शादी एक सभ्य समाज की तरह हुई ही नहीं। घर पकड़ वाली शादी करा दिया और फंसा दिया मेरे बेटे को। चरित्रहीन औरत, अपने बारे में इतना घटिया बातें सुनकर आज तो जमुना का धैर्य भी जवाब दे दिया। आखिर बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है। बर्दाश्त करे भी तो कब तक करे। चीख पड़ी वो तुरंत ही निर्मला जी के आगे। बस करिए माँ जी, बहुत बोल लिया आपने। 2 साल से लगातार मैं आपकी सुनती आ रही हूँ, इसलिए कि आज नहीं तो कल आप समझ जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जितना बर्दाश्त करो इंसान उतना ही बर्दाश्त करवाता है। आपको क्या लगता है मैं अपने घर की फेंकी हुई हूँ जो ऐसी शादी हो गई, जो आप मुझे पैरों की जूती समझ रखेंगे? आज तक मैंने आपकी सारी बातें बर्दाश्त करती रही, क्योंकि आप अपनी हद में रहकर बोल रही थी। लेकिन आज तो आपने सारी हदें तोड़ दी, चरित्रहीन कर दिया मुझे, मेरे ऊपर लांछन लगा दिया। अरे अरे, तेरे मुंह में भी अब जबान आ गई क्या? इसलिए तो बोलती हूँ, गुंडे भाई की गुंडी बहन। हाँ, मैं हूँ गुंडी। दिखाओ अपनी गुंडाई, देखोगे मेरी गुंडाई। अगर अब एक बार भी मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई या मेरे चरित्र के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह रे वाह, आई लुमड़ी बिल से बाहर। तो यह है तेरा असली चेहरा। अरे मैं तो तुझे देखते ही पहचान गई थी कि तू ऐसी ही है। बस करो निर्मला, बहुत बोल लिया तुमने। तभी पीछे सुरेश भी गुस्से में चीख पड़े, निर्मला जी के ऊपर मैं तुम्हारी सारी बातें लगातार सुनता जा रहा हूँ। मेरी तो सुन ली, अपनी लाडली बहू की बातें नहीं सुनी। सुना, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। गलत नहीं कह रही है उसने। उसे तो यह बातें बहुत पहले ही तुमसे कहनी चाहिए थी, क्योंकि जिस हिसाब से तुम रोज उसको बोलती हो, दूसरी लड़की होती तो पहले दिन ही तुम्हारी जबान बंद कर देती। लेकिन वो बेचारी बर्दाश्त करती आई है, यह सोचकर कि शायद तुम एक दिन समझ जाओगी। मैंने भी तुम्हें कितना समझाया, विनोद ने ही समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपने आगे किसी की भी सुननी ही नहीं है। आज तुम खुश हो या न हो, बहू के तुम्हें पलट के जवाब दे दिया। अब तो सही है ना? अब तो तुम्हारी इज्जत बढ़ गई होगी। आज अच्छा लग रहा है ना बहू के मुंह से अपने लिए इतनी अच्छी बातें सुनकर? लिया आप भी सुन लो कैसी कैसी बातें ये मुझे बोल रही है। मैं तो पहले ही बोलती थी कि मेरा घर फूंक दिया इसने, इसके मायके वालों ने धोखा दिया है। इन सब ने मिलकर मेरे बेटे को। तब तक विनोद भी आ चुका था। यह झगड़ा लगभग रोज का ही हो चुका था। ठीक है, तो तुम इसे अपनी बहू नहीं मानने को तैयार हो? नहीं मानेंगे, ना करे शब्द में बोले सुरेश जी ने। नहीं मानोगे भाई? बोल दी ना, नहीं मान रही मैं इसे अपनी बहू। तो ठीक है, यह यहाँ से चली जाए ना? हाँ, बिल्कुल चली जाए। मैं इसे देखना ही नहीं चाहती हूँ। इसे तो कब का चले जाना चाहिए था। चलो ठीक है,
जैसी तुम्हारी मर्जी। कहते हुए सुरेश जी विनोद से बोले, विनोद बेटा, एक काम करो, तुम अपने लिए एक किराए का घर ढूंढो और बहू को लेकर वहीं पे रहो। मैं तुम लोगों को जाने की व्यवस्था करता हूँ। अरे अरे, मेरे बेटों को क्या बोल रहे हो? भेजना है तो अपने इस लाडली को भेजो। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। देखो, जाना तो पड़ेगा इस घर में। तुम उसे चैन से रहने नहीं दोगे तो मजबूरी में उन दोनों को घर तो छोड़ना ही पड़ेगा और घर मैं छुड़वाऊंगा, क्योंकि मुझे रोज रोज का तुम्हारा यह नाटक पसंद नहीं है। यही तो चाहती है वह, एक तो धोखे से मेरे बेटे से शादी कर ली, अब बेटे को लेकर आंखों से सामने से चली जाए ताकि उसे पट्टी पढ़ा दे, धीरे धीरे बेटा मुझे भी छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। हाँ, इसे भेजना है तो भेज दो, यह मायके जा सकती है। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी, धूमधाम से अपनी बहू लाऊंगी। माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? सादे विवाह का मजाक बना रखा है क्या? अब मुझे भी लगने लगा कि पापा सही कह रहे हैं। सच में मुझे जमुना को लेकर चले ही जाना चाहिए। 2 साल निकल गए, जाने आपके दिल में कितनी नफरत है जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। माँ, कल तक का टाइम है। अगर सच में कल तक आपने जमुना को नहीं अपनाया तो इसको लेकर चला जाऊंगा और तब तक वापस घर नहीं आऊंगा जब तक तुम उसे अपनी बहू मान इस घर में उसका गृह प्रवेश नहीं करवाओगे। कहते हुए विनोद चला जाता है। जमुना भी बेचारी रोते हुए वहां से चली जाती है। अभी तक तो सुरेश ही बोलने का असर नहीं हो रहा था निर्मला जी पे, लेकिन आज जब विनोद ने गुस्से में बोला तो निर्मला जी भी हैरान हो गई थी कि सच में यह जमुना को लेकर चला गया तो फिर उस लड़की का क्या ही भरोसा, कुछ खिला पिला कर मेरे बच्चे को हमसे दूर कर देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। भोला भाला मेरा बेचा है ना, जाने उसके साथ ये क्या करे। मेरी आंखों के सामने रहेगा तो कम से कम मैं उसके ऊपर ध्यान तो दूंगी। नहीं, इसके चक्कर में अपने बच्चों को नहीं खो सकती। बहुत सोचने समझने के बाद आखिरकार मन मार कर निर्मला जी बस दिखाने के चक्कर में मजबूरी में जमुना को अपनी बहू मानती है। बहू क्या मानती है, एक तरफ से उसे कुछ भी उल्टा सीधा कहना बंद कर दी ताकि उसका बेटा यह घर छोड़कर ना जा सके, उसके सामने यह रह सके। और आज पूरे 1 हफ्ते हो चुके थे। निर्मला जी ने जमुना को एक भी शब्द नहीं बोला था, प्यार से बात भी नहीं करती, लेकिन कुछ उल्टा सीधा भी नहीं बोलती थी, जिसके चलते घर का माहौल बड़ा ही शांत रहता था। सुरेश जी और विनोद को एक उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन ऐसा ही, क्या पता, निर्मला जी जमुना को अपनी बहू रूप में मान ले। फिलहाल के लिए तो अब घर में शांति थी। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।